Good afternoon to all of you. This is the third class for the day. And आज हमें finish करना है the topic that we have started earlier. उसी topic को हम आगे finish करेंगे. So last class में हमने topic क्या cover किया था अपना? We started with theory of international politics. Theory of international politics में हमने इसका बेसिक्स कवर कर लिया है. ठीक है, फेजेस हमने देखे, हमने मॉडल्स कवर किए, बिलियर्ड बॉल मॉडल, कॉब वेब मॉडल हमने कवर किया. अब हम कवर करेंगे द फर्स्ट स्कूल विच इज रियलिज्म एंड फिर हम कवर करेंगे आइडियलिज्म. आइडियलिज्म होता है हमारा लिबरलिज्म, लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या आइडियल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दोनों ही टॉपिक्स सेम हैं. ठीक है, उसको कवर करेंगे अब हम. तो विल स्टार्ट विद रियलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलिज्म का क्या मतलब है? रियलिज्म मतलब एज इट इज जो अभी प्रेजेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको बिल्कुल एज इट इज वे में स्टडी करना. देखो, आइडियलिस्ट में तो होता है कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़िया होंगी, ये सब चीज़ें इसमें रहेगा. ठीक है, रियलिज्म में रियलिज्म को माना जाता है दैट इट इज़ अ टाइमलेस विजडम. यानी आप किसी भी टाइम में लगा लो इन थ्योरीज को, जो रियलिस्ट होते हैं इनके आइडियाज़ को, ये हर टाइम में प्रेजेंट रहेंगे, हर टाइम में एप्लीकेबल होंगे. तो हमारा जो रियलिस्ट स्कूल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ये हेजीमोनिक स्कूल होता है. हेजीमोनिक स्कूल का मतलब है कि ये डोमिनेंट है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. जैसे कि हमारा नेशनल पॉलिटिक्स में ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी काफ़ी डोमिनेंट है. मतलब मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज लिबरलिज्म की आइडियोलॉजीज को ही फॉलो करती हैं. इट इज़ इन द सेम सेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो रियलिस्ट स्कूल के आधार पे लिया जाता है, इनके आइडियाज़ पे लिया जाता है. एंड रियलिस्ट स्कूल स्टार्ट कैसे हुआ? हमने देखा था लास्ट क्लास में कि 1919 में सबसे पहला स्कूल आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और वो होगा लिबरलिज्म. वुड्रो विल्सन के साथ में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आई. लेकिन रियलिज्म का जो स्कूल है लिबरलिज्म के बाद में आया, एज अ क्रिटिक एमर्ज हुआ. मतलब इनको क्रिटिसाइज करने के लिए ही रियलिज्म का स्कूल आया. ठीक है, एज अ क्रिटिक रियलिस्ट स्कूल हैज एमर्ज्ड. ठीक है, तो ये वुड्रो विल्सन को क्रिटिसाइज करने के लिए आया था. तो इनकी बेसिक एजम्पशंस होती हैं, जैसे हमने देखा था कि वुड्रो विल्सन मानते हैं एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में. ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कि सब कुछ पीसफुल होना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, एनार्की नहीं होनी चाहिए. एनार्की का क्या मतलब होता है? एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस नहीं होनी चाहिए कॉमन अथॉरिटी की, एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक कॉमन गवर्नमेंट एब्सेंट है तो उस सिचुएशन को एनार्की बोलते हैं. और ये एनार्की में विश्वास नहीं रखते थे. इनका कहना था कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. ये इंस्टीट्यूशंस होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कैसे पीस मेंटेन होगा, सो दैट द कंट्रीज शुड नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर. ठीक है, तो ये चीज़ आती है हमारी 1919 में. ये हमारा आएगा स्कूल, और इसी का क्रिटिसाइज करने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए आया रियलिज्म का स्कूल. ठीक है, तो हमने देखा कि लिबरलिज्म इज मोर अबाउट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, और इसीलिए ये विश्वास रखता है, लिबरलिज्म का जो स्कूल होता है ये विश्वास रखता है
कॉब वेब मॉडल में, क्योंकि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी प्रमोट करती है ग्लोबलाइजेशन को, दैट्स वाई। तो कॉब वेब मॉडल हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अब इसमें बारी आती है हमारी, हम बात करते हैं हमारे मेन स्कूल की, जो आज हमें कवर करना है, दैट इज रियलिज्म। क्योंकि एज अ क्रिटिक ये इमर्ज हुआ है, तो हम देखेंगे कि रियलिज्म की काफ़ी जो एजम्पशंस होती हैं वो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर से काफ़ी सिमिलर होती है। मतलब ये बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में मानते हैं। मतलब रियलिज्म का जो स्कूल होता है ये सिक्योरिटी डायलेमा के बारे में बात करते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, एंड साथ ही साथ ये बिलीव करते हैं कि कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पावर में ही जाने की जरूरत है। मतलब हर एक कंट्री को अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना जरूरी होगा। अंडरस्टूड? ये हमने देखा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रियलिज्म। ठीक है राघव, यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक? लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट इसमें फीचर्स होंगे। एक एक करके हम बात करेंगे, बाद में अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपसे खुद पूछ लूंगी कि आपको कोई डाउट है कि नहीं, उस टाइम पे आप डाउट पूछ सकते हो अपना। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फीचर्स में। जब भी फीचर्स की बात की जाती है तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर के काफी सिमिलर है। ठीक है, और वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में जो सभी फीचर्स थे वही सभी फीचर्स यहाँ रहेंगे, यानी स्टेट सेंट्रिक व्यू लेते हैं ये लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टेट सेंट्रिक व्यू लिया जाता है, मतलब स्टेट को सेंटर में रखा जाता है। और ये माना जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है। ये एनार्की में विश्वास रखते हैं कि कोई कॉमन गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, रादर एनार्की है। इनफैक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट जब एब्सेंट होती है तो इनका मानना है, तो सिक्योरिटी अगर आपको अपनी मेंटेन करनी है, जब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, जब एनार्की एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको सेल्फ हेल्प पे ही रिलाई करना पड़ेगा। मतलब खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। जब एनार्की होती है तो एक लौता तरीका सर्वाइवल का होता है सेल्फ हेल्प। खुद अगर सर्वाइवल करना है तो खुद पे अपने पे विश्वास रखो, और साथ ही साथ अपनी पावर को इंक्रीज करते रहो। पावर को इंक्रीज दो टाइप से किया जाता है, एक तो होती है इंटरनल बैलेंसिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। ठीक, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें सिक्योरिटी डायलेमा रहता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता, कोई पावर नहीं होती, कोई कॉमन गवर्नमेंट नहीं होती, तो ऐसे में सभी देशों को ये लगता है कि हम मतलब अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाएं, तो वो अपना इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंसिंग करेंगे। तो यानी रियलिस्ट का मानना है कि आप पावर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। रियलिस्ट का मानना है कि पावर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज अ जीरो सम गेम। जहां पर एक कंट्री अगर अपनी पावर इंक्रीज करती है तो दूसरी कंट्री इनसिक्योर फील होगी ही होगी। तो इसीलिए अगर एक कंट्री अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करिए, दूसरी कंट्री को इनसिक्योरिटी होगी और तब स्टार्ट होगा स्ट्रगल फॉर पावर। तो हमेशा इसमें स्ट्रगल फॉर पावर रहेगा। ठीक है, फोर्थ फेज कराए थे वो लिबरलिज्म के थे। यस, वो लिबरलिज्म का था। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की जो मैंने फोर्थ की बात कर रही थी वो लिबरलिज्म का था। ठीक है, लेकिन लिबरलिज्म का आइडिया एस्टैब्लिश बाद में हुआ है, 1991 के बाद ही एस्टैब्लिश हुआ। उससे पहले बाकी सभी आइडियाज थे, जैसे कोल्ड वॉर थी, उससे पहले इंटर वॉर पीरियड था जिसमें भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ था जब कम्युनिज्म का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उसी के बाद हम देखेंगे कि सक्सेसफुल रहेगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट रियलिस्ट स्कूल की ये बेसिक एजम्पशंस हैं, याद रखेंगे। यानी ये लोग बिलियर्ड बॉल मॉडल में बिलीव करते हैं, बिलियर्ड बॉल मॉडल में बिलीव करते हैं ये लोग। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर कि अब रियलिज्म का स्कूल है, लेकिन
क्या पुराने टाइम में भी ऐसे लोग थे जो रियलिस्ट में मानते थे, कि या आज ही के टाइम पे ऐसा है कि मतलब रियलिज्म में माना जा रहा है? ऐसा नहीं है। पुराने टाइम पे भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जो रियलिज्म में मानते थे, और ये इंटेलेक्चुअल्स दोनों ही साइड में रहेंगे, ईस्ट में भी रहेंगे और साथ में वेस्ट में भी रहेंगे। ईस्ट में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो कौटिल्य जो है वो रियलिस्ट थे। कौटिल्य ने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें यह बताया था कौटिल्य ने कि दो स्टेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है वॉर का रिलेशन हमेशा। इन्होंने बोला था स्टेट एक जंगल की तरह है, जहां पर एक शेर की ही स्ट्रेंथ हमेशा प्रिवेल करती है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वही शेर होता है, और उसी को वही पूरे जंगल पे राज करता है। दूसरे इसके अलावा हम देखते हैं सुनजू। सुनजू चाइना में थे। आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने अपनी लिखी थी। इन्होंने भी बहुत टाइप के वॉर्स और स्ट्रैटेजीज बताई हैं। तो ये उसी पर्सपेक्टिव से बताई थी, क्योंकि ये भी एक रियलिस्ट थे। सुनजू के ही कामों में हमें गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स मिलती हैं, कि कैसे आप अपने दुश्मन को हरा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि ये ईस्ट का पार्ट है। अब देखते हैं वेस्ट का पार्ट। अगर वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट में आपको दिखेगा, सबसे पहले आते हैं थ्यूसीडाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्यूसीडाइड्स। थ्यूसीडाइड्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखी थी। पेलोपोनेशियन वॉर याद है, स्पार्टास और एथेंस के बीच में? वही पेलोपोनेशियन वॉर की हिस्ट्री, उसी पे बुक जो लिखी थी वो थ्यूसीडाइड्स ने ही लिखी थी। तो थ्यूसीडाइड का कहना था कि एथिक्स का कोई रोल नहीं होता है स्टेट्स के बीच में, कुछ भी एथिकल नहीं होता। ह्यूमन नेचर पावर सीकिंग होता है, ये थ्यूसीडाइड का कहना था। पावर सीकिंग यानी लोग ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्वायर करना चाहते हैं, और वो ये चीज उनके मैटर नहीं करता कि सही क्या है गलत क्या है। लोगों को पावर से जो बेनिफिट मिलता है उससे वो दूर नहीं जा सकते। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थ्यूसीडाइड का कहना है, क्या चीज मैटर करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर मैटर करता है, जस्टिस मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज पावर। तो ये चीज लिखते हैं ये, कि जो गॉड थे, गॉड भी हेल्प नहीं करता, सेल्फ हेल्प काम करती है। एंड इन दिस वे इनका थ्यूसीडाइड का कहना था कि स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव पावर टू डू। जो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमेशा वही करते हैं जो उनके पास में पावर होती है, लेकिन वीक वीक लोग सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने व्यू पॉइंट नहीं रख पाते सामने वाले के सामने। ठीक है, एंड व्हाट दे डू इज जस्ट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग जो भी पावर रहेगी वो हमेशा डोमिनेट करेगी। ठीक है, सो उनके हाथ में पावर रहती है तो वो अपने मुताबिक सब चलाते हैं। दिस इज व्हाट वी सी। तो ये था थ्यूसीडाइड्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में आता है हमारे नेक्स्ट मैकियावेली। मैकियावेली भी तो रियलिस्ट थे वेस्ट में, हमने मैकियावेली पढ़ा था। मैकियावेली ने भी यही बोला था कि एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग किया था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया था। मैकियावेली कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यानी नेशनल इंटरेस्ट की जब भी बात आती है तो एथिक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहता है, कोई एथिक्स का रोल नहीं रहता है। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि थॉमस हॉब्स ने भी एनार्की के बारे में बात की थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। और थॉमस हॉब्स ने ही एनार्की का सिचुएशन बताई थी, कैसे कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर होता है। और थॉमस हॉब्स के ही काम को आगे जाकर के फर्दर डेवलप करेंगे जॉन हर्ट्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सिक्योरिटी डायलेमा का। इसी सिक्योरिटी डायलेमा को आगे जाकर के फर्दर एस्टैब्लिश किया, जो हमने पढ़ा है आगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप, एक ही स्कूल है। ड्यूअलिज्म इज अ मेटा आइडियोलॉजी टाइप। इसमें भी बहुत सारी आगे मेटा नरेटिव्स हैं, मल्टीपल स्कूल्स हैं इसमें, मल्टीपल स्कूल्स हैं इसमें, अलग अलग स्कूल्स हैं। तो एक एक करके सभी स्कूल्स को हम पढ़ेंगे, इसमें हम कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा आएगा, देखो सभी जो स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे 4 स्कूल्स हम पढ़ेंगे इसमें। इन सभी स्कूल्स में जो बेसिक एजम्पशन होती है वो ये रहती है, एक सेम सी चीज, कि पावर पे ही रिलाई करना चाहिए, पावर को इंक्रीज करते रहो।
ठीक है। अब वो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, क्या बेसिस है उनका थ्योरी देने का, रीजन अलग हो सकता है पावर को यूज करने का इनका, या कितनी मात्रा में पावर यूज करनी है वो अलग हो गया। ठीक है, कि ज्यादा पावर यूज करनी है कि एक लिमिट तक करनी है कि थोड़ी कम पावर यूज करो, उस हिसाब से वैरायटी आ जाती है हमारे सभी स्कूल्स में। तो एक एक करके पहले स्कूल्स समझते हैं रियलिज्म के, उसी के बाद हमारा रियलिस्ट स्कूल कवर होगा। तो स्कूल्स इन रियलिज्म स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्कूल आता है क्लासिकल रियलिज्म। मतलब रियलिज्म जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, वो वाला रियलिज्म की हम बात कर रहे हैं। क्लासिकल रियलिज्म किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मॉर्गन दाउ। याद रखेंगे, मॉर्गन दाउ। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म किसने दिया है? स्ट्रक्चरल मतलब ये वही है, जैसे क्लासिकल था उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आया था, वैसे ही ये भी मॉडर्न या साइंटिफिक रियलिज्म है। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म में दो कैटेगरीज हैं। पहला इसमें आ जाता है डिफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंस, यस। आवाज आ रही है आपको मेरी? इसमें क्या हो गया, मैंने इतना सब कुछ तो लिखा था, गायब ही हो गया। ओके, दोबारा से लिखना पड़ेगा। कहाँ तक सुना है आपने? डिफेंसिव तक? यार मैंने पूरा लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। डिफेंसिव, दोबारा लिखती हूँ। रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म किसने दिया है? केनेथ वॉल्ट्स ने। नेक्स्ट आता है ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म दिया है, अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगी आपको। ये दिया है मियर शिमर ने। फिर थर्ड स्कूल, थर्ड आते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। न्यू क्लासिकल रियलिज्म दिया है फरीद ज़ाकरिया एंड रैंडल श्वेलर। Then next and the last school is post colonial, or we call it as third world realism। यानी जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूरोप वाली, उनका अपना है सोच, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो पहले कॉलोनीज रह चुके हैं उनकी अपनी आइडिया है। तो मोहम्मद इसमें आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, मोहम्मद आयूब। एंड दूसरा नेम है अमिताभ आचार्य। ठीक है, ये सभी नेम्स हैं। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं इसमें
क्लासिकल रियलिज्म से सबसे पहले। विल स्टार्ट विद क्लासिकल रियलिज्म। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल रियलिज्म दिया है मॉर्गन दाउ ने। ये दिया है मॉर्गन दाउ ने। मॉर्गन दाउ पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक व्यू दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। एक सिस्टमैटिक व्यू देने वाले फर्स्ट थे ये। इनकी बुक का नाम क्या है मॉर्गन दाउ की? इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1948 में पब्लिश हुई थी। और मॉर्गन दाउ खुद भी मैकियावेली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, इन्फ्लुएंस थे। मैकियावेली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और मॉर्गन दाउ को क्या लगता था, देखो 1948 में जिन्होंने बुक लिखी, मॉर्गन दाउ का ये मानना था कि यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के काफ़ी डर था इनके अंदर। क्योंकि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कुछ आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स थे। आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स थे आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स मतलब कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा, पीस रहेगा, ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है सभी मिल करके देखेंगे। आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स थे। और ये थे क्योंकि इन्हीं आइडियलिस्टिक ट्रेंड्स की वजह से आगे जाकर के यूएसए की हेजीमनी बनी। यूएसए की हेजीमनी ऐसे ही एस्टैब्लिश हुई थी। तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये माना कि अगर एक पर्सन विक्टोरियस बन जाता है, मतलब जीत जाता है, तो उसमें दूसरे को लेकर के उसके दिमाग में दूसरे इंसान को लेकर के क्या हो जाता है, एक पिटीनेस आ जाती है। दूसरे को तो वो कुछ नहीं समझता। सेम ही चीज इनको लगता था कि यूएसए के साथ में है। तो इन्होंने इसी पर्सपेक्टिव से मॉर्गन दाउ ने यूएसए की इस हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए 6 प्रिंसिपल्स दिए, वॉर्न करने के लिए यूएसए को। बेसिकली he wanted to give this he had written these 6 principles ताकि फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बना रहे हैं, उनको वार्न किया जा सके। और इन प्रिंसिपल्स को इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल के नाम से बोला। साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल्स थे। तो 6 प्रिंसिपल्स हमको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो पहला स्कूल हम कवर कर रहे हैं अभी इसका, क्लासिकल रियलिज्म का। फर्स्ट स्कूल इज रियलिज्म में पहला स्कूल हम कवर कर रहे हैं क्लासिकल रियलिज्म। उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर को लेकर के। मॉर्गन दाऊ का कहना था, क्योंकि ये मैकियावेली से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तो मॉर्गन दाऊ कहते थे कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, एनिमस डोमिनेंडी। मतलब इनका कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, और जो ह्यूमन नेचर है वो है एनिमस डोमिनेंडी। इसका मतलब होता है दैट जो ह्यूमंस होते हैं, मैन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। पावर सीकिंग एनिमल है, मतलब पावर को ही सीक करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर मेरे पास होनी चाहिए। अगर ह्यूमंस ऐसा करते हैं तो वही ह्यूमंस स्टेट को चलाते हैं, स्टेट को रन करते हैं। तो यानी स्टेट भी पावर सीकिंग हुआ। स्टेट का क्या पर्पस है, स्टेट अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अपने अंडर लाना चाहता है। अंडरस्टूड? ये समझ में आया?
एनी डाउट? ओके, सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं अब। सेकंड प्रिंसिपल को लेकर के सेकंड प्रिंसिपल इन्होंने बोला नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? मतलब जैसे सारे ह्यूमन बींग्स अपने ही इंटरेस्ट में काम करते हैं, वैसे ही नेशंस भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। और हर किसी के नेशन का जो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल इज देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले किसी भी नेशन का नेशनल इंटरेस्ट में आता है सरवाइव करना। तो यानी फॉरेन पॉलिसी जब भी किसी देश की बनाई जाती है, तो वो फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे प्राइम मोटिवेशन, सबसे पहली जो मोटिवेशन होती है फॉरेन पॉलिसी की, वो होती है सर्वाइवल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सर्वाइवल, ठीक है। और कैसे सरवाइव कर सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो? थ्रू पावर, पावर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्गन दाऊ का इसीलिए कहना था कि आपका अल्टीमेट एंड, आपको कोई भी डिजायर हो, कुछ भी आपको अचीव करना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कोई भी आपको, जैसे मान लो हमको चाइना से आगे निकलना है, या हमको पाकिस्तान को कंटेन करना है, पाकिस्तान के साथ में हमको मान लो अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं ताकि हमारे ग्रोथ हो, सब कुछ हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, पावर इज ऑलवेज द इमीडिएट एंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमेशा उसमें पावर का यूजेज बहुत रहेगा कहीं ना कहीं। तो यानी इनका कहना है कि जो सेंटर में आता है वो चीज़ होती है पावर। तो यानी रियलिस्ट जो होते हैं ये पावर पे रिलाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये मानते हैं पावर इज अ मीन्स, पावर के थ्रू ही आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, पावर यूज करके ही। और पावर इज एन एंड, एंड कैसे? आप पावर ही तो चाहते हो। आज के टाइम पे यूएसए चाहता है हेजिमोनिक पावर बनना, ऑलरेडी हेजिमोनिक पावर है और उसको मेंटेन भी करना चाहता है, और उसको मेंटेन करने के लिए पावर का ही इस्तेमाल करता है। तो यही चीज हम देखते हैं इस चीज में, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि मॉर्गन दाऊ हमारे सामने पावर का डुअल नेचर बता रहे हैं, दैट देयर इज अ डुअल नेचर ऑफ पावर। मतलब आपको पावर को यूज भी करना है एज अ मीन्स एज वेल एज एन एंड ऑल्सो। पावर से ही आप अचीव भी कर सकते हैं फाइनली, और पावर के थ्रू ही कर सकते हैं पावर को अचीव। पावर इज एन एंड। इस पूरी दुनिया में जितने भी स्टेट हैं सब पावर को ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सभी को पावर चाहिए, सभी को पावरफुल बनना है, क्योंकि एक बार पावरफुल बन गए तो उसके बाद में पावर अप्लाई करके वो अपनी वो चीज़ें जो भी उनको चाहिए वो उनकी फुलफिल की जा सकती हैं। आया समझ? सो ये होता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। थर्ड प्रिंसिपल में ये बात करते हैं मॉर्गन दाऊ कि नेशनल इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट हिज थर्ड प्रिंसिपल विच इज, he talks about on nature of national interest। इनका कहना है कि देखो, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट मोटिवेशन होती है। हर एक कंट्री हर बार नेशनल इंटरेस्ट ही फॉलो करती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है। नेशनल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, नेशनल इंटरेस्ट कोई भी कंट्री है परमानेंटली यही मोटिवेट करती है अपने आप को। नेशनल परमानेंट मोटिवेशन होता है, मतलब परमानेंटली नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है। लेकिन उसके बावजूद नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। मान लो पहले चाइना का केस लेते हैं, आप इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना, पहले चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में था तिब्बत को ऑक्यूपाई करना, ठीक है। चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में था ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बाउंड्री अपने अंडर लाई जा सके। और इसके चलते चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में आया, जिसमें चाइना ने 1962 में इंडिया के साथ में वॉर की, इन्हीं बाउंड्रीज को
मतलब कंसोलिडेट करने में। लेकिन आगे जा कर के 2003 के पास में, क्योंकि चाइना में अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ चुके थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते चाइना को एक ऐसी मार्केट टैप करनी थी जो कि मार्केट ओपन हो, और इंडिया एक ओपन मार्केट थी। इंडिया ने अपने आप को एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते 1991 में ओपन किया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चाइना इसका भी तो फायदा उठाना चाहती थी। तो अब इसी चाइना का नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि उसका इंडिया के साथ में जो बॉर्डर है वो पीसफुल रहे। यानी उसी बॉर्डर के लिए चाइना ने पहले लड़ाई भी की है हमारे साथ 1962 में, और 2003 में विद द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स जो हमारी हुई थी चाइना के साथ में, इसको बोलते हैं हम स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, उसके चलते चाइना ने बॉर्डर पीसफुल रखा। ठीक है। ऐसे ही कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो कि नेशनल इंटरेस्ट कैसे, नेचर इसका चेंज होता रहता है। नेचर कैसा है नेशनल इंटरेस्ट का? नेचर है डायनामिक, ये याद रखना है। डायनामिक का मतलब चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि कंट्रीज जो हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को रिवाइज करती रहती हैं। जैसे कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद रशिया आया, तो रशिया ने सबसे पहले वही सब फॉलो किया जो यूएसए फॉलो कर रहा था। ठीक है। डेमोक्रेसी अपनाई, अपनी इकोनॉमी ओपन की, रिफॉर्म्स लेकर के आए। लेकिन आगे जा कर के जब कंसोलिडेट हुआ तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया पे अटैक करके वापस से पुरानी तरीके से जैसे रशिया काम करता था, एक्सपेंशनिस्ट, वही सब दिखाया। तो यानी अब इनका हम देखेंगे ये नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा इनके पर्सपेक्टिव से। ठीक है। सो दिस इज 2014 का, क्रीमिया का भी इसमें मेंशन कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई कंटेम्पररी एग्जाम्पल देना है। मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ा रही हूँ विच इज़ गुड, आप ये सभी लिखोगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन साथ में कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेशली, उतना ही ज़्यादा आपका इसमें बेनिफिट होगा। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? थर्ड पॉइंट। अब अगला प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है एथिक्स में क्या रोल है। ठीक है, एथिक्स का क्या रोल है, ये इनका फोर्थ प्रिंसिपल था, ऑन रोल ऑफ एथिक्स। तो जैसे मैकियावेली थे, मैकियावेली जैसे रियलिस्ट थे, मैकियावेली ने जो सेपरेट किया था, बिल्कुल वैसे ही मॉर्गन भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से एथिक्स को दूर रखते हैं। ये बोलते हैं कि एथिक्स का कोई रोल नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यानी यहाँ पर डुअल मोरालिटी की बात की जा रही है। डुअल मोरालिटी याद है कि जब भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात आती है और जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो डिफरेंट टाइप की मोरालिटी आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पे मोरालिटी होनी चाहिए, यहाँ पे एथिक्स का रोल होगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई रोल नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिज्म डोमिनेट करता है। प्रैग्मेटिज्म मतलब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म इज द एथिक्स। मतलब अगर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप करेक्ट हो पॉलिटिकली कि नहीं, कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, इट डजंट मैटर। आपकी कंट्री के लिए, अगर आपने किसी कंट्री के साथ में एग्रीमेंट साइन किया फ्रेंडली रिलेशंस का, अगर वो आपकी कंट्री के लिए फायदा हो रहा है तो वो प्रैग्मेटिक है, तो वहाँ पे एथिक्स वेथिक्स का नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली कंट्री को आपको अटैक करना पड़े और आपके एथिक्स के खिलाफ है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, तो भी इसमें कुछ मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है कि एक गिवन सिचुएशन है, आपको एक सिचुएशन में डाला गया, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर है, वो होता है प्रैग्मेटिज्म। सही भी हो सकता है, गलत भी। आप पहले कोशिश कीजिए कि सही अप्रोच हो, अगर सही से नहीं होगा तो फिर आप ऐसे करो। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा फर्स्ट रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर आपको कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन भी लेना पड़ रहा है या एथिकली इनकरेक्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है तो मैटर नहीं करता।
आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही सिक्योर करना पड़ेगा। ये है ऑन रोल ऑफ एथिक्स जो उन्होंने बोला था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल, वेरी गुड, यू कैन डू दैट, क्योंकि इंडिया ने भी खुद बोला था कि प्लेबिसाइट होगा, ये सब होगा, और फाइनली क्या हुआ, प्रैग्मेटिक पॉलिसी फॉलो की गई। हाँ, एक्शन में नॉट बी करेक्ट एथिकली बट मे बी करेक्ट पॉलिटिकली, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो हम यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं, 4 प्रिंसिपल्स। पांचों प्रिंसिपल आता है जिसमें वो आइडियोलॉजी के रोल को हाईलाइट करते हैं। ऑन रोल ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी को हाईलाइट करके इनका कहना है कि देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का भी कोई रोल नहीं होता है। आइडियोलॉजी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज की जाती है अपनी सही इंटेंशंस को, जो रियल इंटेंशंस होती है ना आपकी, उसको हाइड करने के लिए, टू हाइड द रियल इंटेंशंस। जैसे यूएसए आज के टाइम पे अपनी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को इतना प्रमोट करता है, जबकि उसकी रियल इंटेंशन क्या है, लिबरलिज्म के आड़े आके ये नियो कॉलोनियलिज्म कर रहा है इसके थ्रू। और नियो कॉलोनियलिज्म इज नए टाइप की कॉलोनीज, मतलब डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट कर रहा है, ऐसी डिपेंडेंसीज जो बहुत सारी कंट्रीज में है, जैसे अफ्रीका, जैसे लैटिन अमेरिका, इन सभी कंट्रीज में ये डिपेंड करती हैं यूएसए पे आज के टाइम पे। सेम चीज चाइना भी कर रहा है, एग्जैक्टली तो ये सभी अपनी रियल इंटेंशंस हाइड करते हैं आइडियोलॉजी के बेसिस पे। आइडियोलॉजी के बेसिस पे जैसे चाइना अपनी आइडियोलॉजी देता है, चाइना का कहना है कि एशियाटिक वैल्यूज में, एशियन वैल्यूज पे ध्यान देता है चाइना, एशियन वैल्यूज जिसमें कलेक्टिविज्म होता है। तो कलेक्टिविज्म का यूज क्यों कर रहा है चाइना, इसको इतना प्रमोट क्यों कर रहा है, ताकि वो यूएसए के अगेंस्ट में फाइट कर सके और सभी देशों को अपने साथ खड़ा कर सके, जिससे कि एक बार यूएसए को अगर हरा दिया चाइना ने, तो उसके बाद चाइना अपनी रियल इंटेंशंस दिखा सकता है, क्योंकि चाइना को फिर चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। तब आएगा एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी वाला मुद्दा इनका। सेम चीज चाइना का इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आप डिस्कस कर सकते हो, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो रियलिटी में तो ये बेल्ट प्रोजेक्ट है कि सभी की ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें इसमें बोली जाती हैं, लेकिन इसमें ट्रू इंटेंशंस क्या है, इसके चलते डेब्ट ट्रैप होगा। जो छोटे देश हैं, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट रेट पे इनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सीपेक आप यूज़ कर लो, या डेब्ट ट्रैप में मालदीव्स और इन सभी का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं होता, आइडियोलॉजी को ये लोग यूज़ करते हैं अपनी रियल इंटेंशंस को हाइड करने के लिए। तो इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं मॉर्गन कि कभी भी नेशंस को आइडियोलॉजीज या नॉर्म्स और वैल्यूज नहीं लानी चाहिए जब भी दूसरे स्टेट्स के साथ में बात करते हो, आप नेगोशिएट करते हो या कोई भी अलायंस साइन करते हो। अब आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल विच इज, उसके बाद ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में क्या बात करते हैं, और नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस बारे में इनका कहना है मैकियावेली का कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो ये एथिक्स पे बेस्ड है, ना ही ये लॉ पे बेस्ड है, ना ही ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है ये ऑटोनॉमस है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस है, किसी एक चीज़ पे बेस्ड नहीं है, अपने आप ही, मतलब ऑटोनॉमस है ये, और इसमें अपने आप ही रूल बनाता है ये, ठीक है, इट हैज़ इट्स ओन रूल्स,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खुद के अपने रूल्स हैं। जैसे मैकियावेली ने खुद बोला था, ये भी मानते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक इंस्पायरिंग फील्ड नहीं है, ये दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इंस्पायरिंग फील्ड नहीं है, इंस्पायर नहीं कर सकते किसी को। मॉर्गन दाऊ इसीलिए ये बोलते हैं क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस है, इसके अपने खुद के रूल्स हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो लिबरल स्कूल वाले हैं, जो आइडियलिस्ट स्कूल वाले हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आगे पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। इनका मानना है ये काम ही नहीं करेगा, ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम आएंगे, ना ही इंटरनेशनल लॉ काम आएगा। इकलौता तरीका जिसके थ्रू एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो है बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू। यानी आपको बैलेंस ऑफ पावर पे ही मेंटेन करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। आपको बैलेंसिंग करनी होगी, अलायंसेस फॉर्म करने होंगे अपनी आर्मी को, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन, लाइक आप अपनी आर्मी को फर्दर वो कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो। और ठीक है, तो इनका मानना था एक तो बैलेंस ऑफ पावर पे, डिप्लोमेसी पे रिलाई करोगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और डेटरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेटरेंस। डेटरेंस होता है सामने वाले को, मतलब एक तरीके से उस पर प्रेशर क्रिएट करना कि वो आपके ऊपर लड़ाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने बहुत ही स्ट्रांग अलायंस बना लिया किसी कंट्री के साथ में, तो फिर सामने वाला लड़ाई ही नहीं कर पाएगा, डेटरेंस की तरह वो काम करता है। ठीक है, आया समझ? ये मॉर्गन दाऊ ने कुछ प्रिंसिपल्स अपने दिए थे। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने डिटेल में कवर किए। सभी प्रिंसिपल्स नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा मॉर्गन दाऊ ये बोलते हैं, नेशनल इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंट्रीज को फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे, कि कंट्रीज की कैसी फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ये। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? लेट अस कवर दैट वन बाय वन। पहला बोलते हैं कि कुछ कंट्रीज होती हैं जो होती हैं स्टेटस कोइस्ट, स्टेटस कोइस्ट। दूसरी कंट्रीज होती हैं जो होती हैं रिविजनिस्ट, और कुछ कंट्रीज होती हैं जो होती हैं इम्पीरियलिस्ट। स्टेटस कोइस्ट ऐसी कंट्रीज होती हैं जो ये नहीं चाहती कि प्रेजेंट जो भी सिस्टम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो चेंज हो, ये चेंज नहीं चाहती। इनको प्रेजेंट सिस्टम में ही मजा आ रहा है, इनको प्रेजेंट सिस्टम में ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये मेंटेन करना चाहती हैं उसको। जैसे यूएसए, यूएसए आज के टाइम पे क्योंकि हेजिमोनिक है, तो यूएसए डोमिनेंट है, तो यूएसए क्यों चाहेगी चेंज, है ना? तो यूएसए को चाहिए कि यही सिस्टम कंटिन्यू रहे। फिर दूसरे टाइप की कंट्रीज होती हैं जो चाहती हैं कि चेंज होना चाहिए। ठीक है, दे वांट चेंज इन द प्रेजेंट सिस्टम। जैसे चाइना, चाइना भी पावरफुल है, चाइना चाहता है कि वो यूएसए को भी सरपास कर जाए और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए, ये होती है रिविजनिस्ट पावर। फिर मॉर्गन दाऊ बोलते हैं थर्ड टाइप के स्टेट होते हैं जिनको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट स्टेट। ऐसे स्टेट्स होते हैं ये जो कि दूसरी लैंड एक्वायर करते हैं दूसरों की, दोज हु एक्वायर द लैंड ऑफ अदर्स। मतलब जैसे इंडिया में भी इंपीरियलिस्ट आए थे, ऐसे ही आप यहाँ पर जर्मनी का एग्जाम्पल दे सकते हो। जब जर्मनी में हिटलर रूल कर रहे थे, तो ये होती हैं इंपीरियलिस्ट कंट्रीज। जैसे जापान भी इसमें यूज कर सकते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान वाज इंपीरियलिस्ट आल्सो। ठीक है, तो ये पूरा थीसिस था मॉर्गन दाऊ का क्लासिकल रियलिज्म में। रशिया एग्जाम्पल दे सकते हो, यस। ठीक है, तो ये सभी पूरा हमारा मॉर्गन दाऊ हमने पढ़ा। लेकिन मॉर्गन दाऊ किस हद तक सही है या गलत है, इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो देखते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मॉर्गन दाऊ। देखो,
माना ये जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक टाइप का डायलॉग है मॉर्गन दाऊ के जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में, और जो मॉर्गन दाऊ के क्रिटिक्स हैं उनके बीच में। उनके जो क्रिटिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे स्कूल वाले उनको क्रिटिसाइज करते हैं। रियलिज्म स्कूल में ही बहुत सारे ऐसे रियलिस्ट हैं जो मॉर्गन दाऊ को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। जैसे केनेथ वॉल्ट्स खुद एक रियलिस्ट है। केनेथ वॉल्ट्स है डिफेंसिव रियलिस्ट। अभी पीछे देखा था हमने, पढ़ा है अभी, उसमें हम कवर करेंगे इसको। देखो, स्ट्रक्चरल रियलिज्म में, डिफेंसिव रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट्स हैं। तो केनेथ वॉल्ट्स मॉर्गन दाऊ को क्रिटिसाइज करते हैं। इनका कहना है केनेथ वॉल्ट्स का कि मॉर्गन दाऊ की जो थ्योरी है वो साइंटिफिक नहीं है। मतलब रियलिज्म में तो केनेथ वॉल्ट्स भी बिलीव करते हैं जैसे मॉर्गन दाऊ बिलीव करते हैं, लेकिन जो बेसिस मॉर्गन दाऊ ने दिया है अपने एक्सप्लेनेशन का ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड होकर के, तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट्स। तो ऐसा है कि इन्होंने मतलब साइंटिफिक नहीं दिया है, वो देखेंगे कैसे। ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स हैं दूसरे, जैसे लिबरल स्कूल के भी स्कॉलर्स हैं जो मॉर्गन दाऊ को क्रिटिसाइज करते हैं, जो ये बोलते हैं कि देखो मॉर्गन दाऊ ने ह्यूमन नेचर का बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू लिया है। पेसिमिस्टिक मतलब एकदम नेगेटिव व्यू लिया है, ठीक है। रादर ऑप्टिमिस्टिक भी तो ले सकते थे। ह्यूमन नेचर पावर सीकिंग थोड़ी ना होता है, ह्यूमन नेचर तो कोऑपरेटिंग भी होता है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही व्यू लिया है, एक तरीके का व्यू लिया है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट है। ऑब्वियसली पार्शियल व्यू लिया है इन्होंने, तो गलत है इनकी। ऐसे ही दूसरे भी स्कॉलर्स हैं बहुत सारे। लेट मी राइट द नेम ऑफ दो स्कॉलर्स। एक तो आप याद रखोगे, इनको क्रिटिसाइज करने वाले हैं केनेथ वॉल्ट्स। दूसरा याद रखो, इनको क्रिटिसाइज करते हैं बेनो वॉसरमैन। ये भी सेम चीज बोलते हैं कि इनके जो ह्यूमन नेचर के बारे में बोला है वो साइंटिफिक नहीं है। ऐसे ही स्टैनली हॉफमैन। स्टैनली हॉफमैन बोलते हैं कि ये जो है मॉर्गन दाऊ, ही इज सफरिंग फ्रॉम पावर मोनिज्म। मतलब पावर मोनिज्म का मतलब होता है कि ऐसे इंसान है जो सिर्फ पावर, सिंगल पावर के बेसिस पे ही मतलब सब कुछ सोचते हैं कि किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सबसे जो मेजर क्रिटिक आता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, वो है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मॉर्गन दाऊ, क्लासिकल रियलिज्म। इसमें आती हैं एन जे टिकनर। ये फेमिनिस्ट हैं। ये मॉर्गन दाऊ के जो 6 प्रिंसिपल्स मॉर्गन दाऊ ने दिए थे उसको रीफॉर्मुलेट करती हैं, रिवाइज करके नए प्रिंसिपल्स देती हैं फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा वो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। देखो, आज के टाइम पे तो फेमिनिस्ट जो व्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं आज के टाइम पे, जैसे स्वीडन हो गई, हमने पढ़ा भी था ये। और स्वीडन जैसी कंट्रीज हैं जो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रही हैं। स्वीडन में अब सिर्फ फीमेल्स को लेकर के अलग से फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है। ऐसे ही यूएसए में भी सेम चीज़ अडॉप्ट की गई है कि ऐसी कंट्रीज के साथ में यूएसए अच्छे से मतलब डील करेगा जिन कंट्रीज में फीमेल्स को काफ़ी लिबर्टी है, फीमेल्स के लिए अच्छा काम किया गया है। तो इस मामले में सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि फीमेल्स के लिए कितना ज़्यादा लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं है, राइट, कितना रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसे में यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में कहीं ना कहीं इसमें रहेगा, ठीक है। हिलरी डॉक्ट्राइन के अंडर में है, जो ये खुद बोलती हैं। हिलरी क्लिंटन जो थी, अभी कैंडिडेट थी ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 2016 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें हमने देखा था कि इन्होंने बोला था कि ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स, है ना। तो हिलरी क्लिंटन ने एम्फेसाइज किया था कि यूएसए को
अपनी प्राइमेसी देनी चाहिए विमेन के इंटरेस्ट को। फॉरेन पॉलिसी जब भी दूसरी कंट्री के साथ में कंडक्ट करता है तो वहाँ पर पहले ये देखना चाहिए, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ में, कि वहाँ पर फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि देखो फॉरेन पॉलिसी में क्या है, आज के टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं ध्यान दिया जाता है। उल्टा आप देखोगे, मैन जो होता है वो, जैसे होता है ना, मैन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक मैन, है ना। लोग जो आदमी होते हैं वो लड़ाई में क्यों जाते हैं, इतनी वॉर क्यों करते हैं, क्योंकि उसी से वो मानते हैं कि लड़ करके ही वो मर्द बनेंगे, है ना। तो वहां पर थोड़ा एग्रेसिव व्यू आ जाता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के साथ क्या होता है, फीमेल्स के साथ इनके नेचर में होती है केयरिंग। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर मेल की जगह अगर फीमेल्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लॉ बनाए तो कभी वॉर होगी ही नहीं, बिकॉज ये केयरिंग है, ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, ये सभी चीज़ें इसमें रहती हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट वॉलस्ट्रॉम, उन्होंने भी अभी फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी पे बहुत एम्फेसाइज किया है। फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी ये रिकॉग्नाइज करती है कि ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या लिमिटेशंस हैं, स्पेशली विमेन के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि बहुत सारी विमेन है जहाँ पर भी वॉयलेंस होता है, जहाँ पर भी वॉर हो रही है, जहाँ पर भी सिविल वॉर चल रहा है या कोई भी एट्रोसिटीज कंडक्ट हो रही है, विमेन उसमें परसेंटेज ऑफ एट्रोसिटीज जो देखोगे विमेन के केस में सबसे हाई रहेगी। यानी ऐसे सिचुएशन में सबसे वल्नरेबल होती हैं विमेन, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बोला गया है, ह्यूमन राइट्स आर वेमेन राइट्स, और वेमेन के जो राइट्स होते हैं वॉर के सिचुएशन में बहुत खराब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर की में हो, अगर पीस भी होगा तो भी वेमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है। तो यानी इनका कहना है कि वेमेन के पर्सपेक्टिव से हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्राइमेसी देनी चाहिए, तभी वर्ल्ड पीस कायम किया जा सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, जैसे एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सर्च कर लोगे, ठीक है, जिसमें टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट था, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी इन साउथ एशिया, ये है टाइटल। किसने लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये एक आर्टिकल, पढ़ लोगे इसको, काफ़ी अच्छा है। इसमें से थोड़े से बहुत पॉइंट आप पढ़ के अपने नोट्स में भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट। लिखा है ये निरुपमा रॉय ने, निरुपमा राव, नॉट रॉय, राव, ठीक है। तो फेमिनिस्ट जो होती हैं कैसे क्रिटिसाइज करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, स्पेशली मॉर्गन दाऊद का जो व्यू था उसको कैसे क्रिटिसाइज किया फेमिनिस्ट ने। इन्होंने बोला, एन जे टिकनर ने बोला कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्चुअली में एक मैस्कुलिनिस्ट डिसिप्लिन है। मैस्कुलिनिस्ट मतलब मेल डोमिनेशन के पर्सपेक्टिव से, मेल के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया। फेमिनिस्ट होना चाहिए, ये मैस्कुलिनिस्ट व्यू से बोला है इन्होंने कि मैं, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिकॉज मैन इज पावर सीकिंग, ऐसा नहीं है मैन पावर सीकिंग हो, वेमेन इज केयरिंग ऑल्सो। तो आप सिर्फ मैन को कंसिडर करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी बता रहे हो, आप वेमेन को कंसिडर करके नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा है इसमें, एक तो एंजे टिकनर को लिख सकते हो आप, इसके अलावा दूसरा अगर आपको कोई और नाम भी अगर इसमें लिखना है तो आप ये नाम भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ सिंथिया एंड लॉय। इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है बनानास, बीचेस एंड बेसिस, ये बुक का नाम है इनकी। इनकी बुक का टाइटल ऐसे ही कुछ था, फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसे ही कुछ था, मेकिंग, हाँ,
मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनके बुक का नाम था, जिसमें इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है अपनी बुक में कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लॉ बनाते हो आप, ठीक है, वेयर आर द वेमेन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वेयर आर द वेमेन, मतलब है कहाँ वेमेन। पार्लियामेंट में भी देखोगे तो बहुत कम है, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में भी बहुत कम है। तो वेयर आर द वेमेन एक्चुअली सिंथिया ये हाईलाइट करना चाह रही हैं कि स्टेट में अगर वेमेन पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें भी उनको सबऑर्डिनेट रोल दिया जाता है। हार्डली हमने देखा होगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर में ही हमने देखा था कि एक फीमेल थी, है ना, सुषमा स्वराज जी। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी में मेल्स ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं, वेमेन है कहाँ, कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ एम्प्लॉयड होती हैं वेमेन ज़्यादातर। जैसे कि एमएनसीज में, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं वहाँ पे, जैसे बनाना प्लांटेशंस हो गए। एक्चुअली इन्होंने बुक लिखी थी तो उस हिसाब से बताया था कि जो बनाना प्लांटेशंस होती हैं वहाँ पर सारी वेमेन काम करती हैं। या फिर जो वेमेन यहाँ काम नहीं करती, वो वेमेन डिप्लोमेट्स जो होती है ना, जो आईएफएस ऑफिसर्स और ये सभी डिप्लोमेट्स होते हैं, ये डिप्लोमेट्स की वाइफ्स होती हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, ये थोड़ी ना होता है कि पॉलिसी क्या बनानी है। इनका काम बस इतना होता है कि डिनर होस्ट करना है, कि इनके काउंटर पार्ट आए हैं कोई तो डिनर होस्ट कर दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की अगर वाइफ होंगी तो उनका काम बस ये रहता है कि डिनर होस्ट करो जितने भी दूसरे देशों के आते हैं, ठीक है। और आप ओबामा के केस में भी देखोगे, जब ओबामा आते थे तो उनकी वाइफ उनके साथ में अगर आती थी तो या आप मतलब कोई बड़ी फिगर अगर उनके वहां पर गई डिनर पे, तो वाइफ्स का काम यही रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये डिनर्स ही होस्ट करती हैं। या फिर जो मिलिट्री बेसिस होते हैं, मिलिट्री बेसिस जो होते हैं, मिलिट्री बेसिस में एज अ सेक्स वर्कर्स यूज किया जाता है वेमेन को। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सिंथिया का ये कहना ये है, और इसीलिए ये बोलते हैं कि पर्सनल इज इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल में भी जैसे पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टेट को कुछ करना चाहिए वुमेन के लिए, बिल्कुल सेम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं कि पर्सनल इज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल इज पर्सनल। वो सेम चीज लिखी है इसमें। तो कहना यही है कि देखो डिसीजन मेकिंग में विमेन है ही नहीं, और यही रीजन है कि विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस बहुत होता है, और यही रीजन है कि बार बार वॉर्स हो रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वॉर्स को अगर रोकना है तो कम से कम विमेन्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये पूरा आ जाता है, एमएनसीज, बीचेस, ये इसमें आ जाएगा ना पूरा। बनाना प्लांटेशन आ जाएगा, ये बीचेस में आ जाएगा। डिप्लोमेट्स की वाइफ्स होती हैं और ये सब होता है। कहीं पे भी आप बाहर जाते हो सॉर्ट ऑफ वेकेशन, या डिप्लोमेट्स आपस में आते जाते रहते हैं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ वेकेशन टाइप ऑब्वियसली, तो डिनर होस्टिंग हो गई टाइप, ऐसा ये बोलती हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे कैरोल कोहेन है, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा मतलब मैस्कुलिनिस्ट कल्चर रिस्पॉन्सिबल है कि आज के टाइम पे इमोशंस यूज़ नहीं किए जाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। रादर हम देखते हैं कि वॉर बहुत हो रही हैं, आपस में देश लड़ रहे हैं, रीज़न यही है इनका, ठीक है। ऐसे ही और भी दूसरे हैं जो बोलते हैं कि अगर वेमेन होती तो सेंसिटिविटी होती है थोड़ी, और उसकी वजह से पीस हो जाएगा। ऐसे ही एन जे टिकनर की जो हम बात कर रहे हैं, एन जे टिकनर जो है वो बेसिकली यू नो वेट, हाँ, लेट मी राइट अगेन। एन जे टिकनर, एन जे टिकनर की बुक का नाम है
इनकी बुक का नाम है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देती है ग्लोबल सिक्योरिटी के बिहाफ पे। तो शी इज गोइंग टू रीफॉर्मुलेट दो 6 प्रिंसिपल, जो 6 प्रिंसिपल्स अभी हमने मॉर्गन दाउ के पढ़े, उन्हीं को दोबारा से उसमें चेंजेस करके फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये देंगी। और ये बोलती हैं कि हमको टेरिटोरियल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। जो मैन होता है वो टेरिटोरियल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। मतलब इस टेरिटरी में कोई बाहर का घुस ना जाए, ठीक है, वो टेरिटोरियल पे रहता है, क्योंकि मैन इज अबाउट, मैन सोचता ही है टेरिटरी के बारे में, ठीक है। लाइक मैन को दिखाया भी ऐसे ही जाता है मूवीज में, जैसे दिखाया जाता है कि अगर एक लड़का है, ही इज इन लव विद अ गर्ल, तो वो उस लड़की को अपनी जागीर समझ लेता है, लाइक शी इज माइन, सॉर्ट ऑफ अ टेरिटरी, है ना, टेरिटरी। तो टेरिटोरी कॉन्टेक्स्ट में मैन सोचते हैं हमेशा, उनका दिमाग इसी तरीके से वायर्ड होता है। रादर हमको टेरिटरी कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा ना सोचो, ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। प्राइमेसी देनी चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी को, ना कि ना टेरिटरी को, समझे। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। उस बिहाफ से एन जे टिकनर उन सभी 6 प्रिंसिपल्स में थोड़ा रिफॉर्मुलेशन करती हैं। सबसे पहले तो ये डिसएग्री करती हैं कि ह्यूमन नेचर को आप बोलते हो कि पावर सीकिंग है। ये बोलती है कि ह्यूमन नेचर सिर्फ पावर सीकिंग नहीं होता, ह्यूमन नेचर में मैस्कुलिन फैक्टर भी होता है और फेमिनिस्ट फैक्टर भी होता है। जैसे शिव भगवान है, शिव को बोला जाता है, शिव और पार्वती का जो मिश्रण होता है उनको बोलते हैं अर्धनारीश्वर रूप। जो होता है वो कंप्लीट पिक्चर होती है ना उनकी, यानी उसमें मेल एलिमेंट और फीमेल एलिमेंट दोनों देखने को मिलेगा। तो उसी में एंजे टिकनर उसी बिहाफ से ये बोलती हैं कि जो नो ह्यूमन नेचर में मैस्कुलिनिस्ट यानी पावर सीकिंग है, लेकिन साथ ही साथ केयरिंग भी होता है, केयरिंग भी होता है। और जो मॉर्गन नाउ ने अपना डिस्क्राइब किया है ह्यूमन नेचर का, वो अपने कल्चर के बेसिस पे दिया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कल्चर डोमिनेट करता है पेट्रियार्की, चाहे कोई भी कंट्री में चले जाओ। और पेट्रियार्की के हिसाब से मेल डोमिनेशन है, वेमेन को सबऑर्डिनेट किया जाता है, इसीलिए सिर्फ पावर सीकिंग इन्होंने बोला है, ऐसे क्रिटिसाइज करती हैं एन जे टिकनर मॉर्गन दाउ को। ऐसे ही फिर बोलती है कि नेशनल इंटरेस्ट पे भी बात करती हैं कि देखो, जो नेशनल इंटरेस्ट आपने बोला कि नेशनल इंटरेस्ट पावर के बेसिस पे ही डिटरमिन किया जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट को पावर इज अ मीन्स एंड पावर इज एन एंड, जो डुअल मोरालिटी की आप बात कर रहे हो, ये नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में मल्टी डायमेंशनल व्यू लेने की जरूरत है, सिर्फ पावर के बेसिस पे नहीं है। आपने वन डायमेंशन पे बोल दिया कि सब कुछ पावर के बेस पे है, पावर नहीं होता, इसके अलावा कोऑपरेशन भी तो होती है, आपस में मिलकर के देश कोऑपरेट भी तो करते हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने काट दिया इनका नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट को। ऐसे ही ये बोलती हैं कि पावर को आप सिर्फ सिर्फ डोमिनेशन के उसमें क्यों डिफाइन कर रहे हो। पावर का मतलब होता है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, कंस्ट्रक्टिव सेंस में देखो कि आप लोगों को एम्पावर भी तो कर सकते हो। तो यानी आप जो एथिक्स को अलग कर रहे हो, इससे पॉलिटिक्स से अलग मत करो, डुअल मोरालिटी की बात मत करो, ठीक है, वो गलत चीज़ है। बिकॉज सारे जो पॉलिटिकल एक्शंस है, सभी एक्शंस का कुछ ना कुछ मॉरल सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम मॉरल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रख करके देखेंगे किसी भी एक्शन को लेने से पहले कि क्या ये हमारे लिए सही होगा कि नहीं, तो उस हिसाब से देखोगे तो वॉर होंगी ही नहीं। जैसे चाइना ने अगर मॉरल सिग्निफिकेंस रखा होता 1962 में, तो इंडिया चाइना की 1962 वॉर हुई ही ना होती, क्योंकि इंडिया तो नहीं कर रहा था वॉर, इंडिया सोच भी नहीं रहा था, इंडिया ने बस फॉरवर्ड पॉलिसी अपनी फॉलो की थी, वो भी चाइना को कंटेन करने के लिए। तो आधी से ज्यादा जो वॉर्स हुई हैं, अगर उसमें एथिक्स आ जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वॉर होती ही ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एथिक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ जो हमारे लीडर्स हैं, हमें उनको भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देनी चाहिए कि जो आप एक्शन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए, मॉरलिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उसी मॉरलिटी के आधार पे हम देखेंगे कि हमारे जो नेहरू होंगे, जिनको हम इतना सुनाते हैं इस चीज़ के लिए कि कश्मीर इशू आज हमारा होता अगर नेहरू ने वो ना किया होता। लेकिन आइडियली
जो चीज नेहरू ने एक्शन लिया वो कोऑपरेशन के बेसिस पे, किसी चीज में फेथ लेकर के लिया था। अंडरस्टूड? सो मोरालिटी के बेसिस पे तो सही था, वरना बिना मोरालिटी के करते तो फिर पूरा पाकिस्तान भी हमारा होता। अगर मोरालिटी नहीं रखोगे तो 1965 में हरा तो चुके ही थे हम उनको, ऑक्यूपाई कर लेते आज के टाइम पे। फिर जैसे चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है एक्साई चीन को, ये भी हमारा होता पूरा। करेक्ट ना? तो वही सेम चीज है। तो पॉइंट इज कि हमको, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो भी डिसीजन ले रहे हैं उन पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। ऑटोनॉमी नहीं रखनी कि एथिक्स को दूर रखो। ये बोलती है कि मॉर्गन दाऊ ने बहुत ही नैरो व्यू लिया है पॉलिटिक्स का, बहुत नैरो व्यू। इसीलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिलेशन में जो फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, वो ये कहती है हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कोर में मैस्कुलिनिस्ट थ्योरी आती है। इंटरनेशनल को पढ़ा ही जाता है मैस्कुलिन वे में, और फेमिनिज्म जो होता है, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हमेशा पेरीफेरी में रहती है। मतलब इसको सेंटर पे नहीं पढ़ा जाता कभी भी। अगर इसको सेंटर पे पढ़ा जाएगा तो वॉर ही नहीं होंगी। लेकिन आज के टाइम पे ये काफी रिकॉग्निशन गेन कर रहा है फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि पुराने जो तरीके थे सब फेल हो रहे हैं। और जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो काफी न्यूट्रल है और बहुत क्रिटिकल है इन सभी थ्योरीज को लेकर के। ये भी रीजन है कि आज फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है महिलाओं का पीस को लेकर के। महिलाएं कभी नहीं चाहती कि वॉर हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है, सबसे ज्यादा फियर उन्हीं को होता है। तो हमको इस प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज करना है अच्छे से। और आज देख लोगे तो यूनाइटेड नेशन का एक रिसेंट रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन नंबर 1325। ये भी यही चीज बताता है। रेजोल्यूशन अभी अडॉप्ट किया गया है, फॉरेन पॉलिसी, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी स्वीडन में अडॉप्ट की गई। साथ ही में यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आया जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि विमेन का भी डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। और ये माना गया कि विमेन को कभी भी डिसीजन में इंक्लूड नहीं किया गया आज तक डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए आज के टाइम पे ये जो रेजोल्यूशन आया है ये अपील करता है अपनी सभी मेंबर कंट्री से, यूनाइटेड नेशन की, कि आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाइए। तो जो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं आज के टाइम पे, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सभी यही बोल रहे हैं कि वेमेन को सेंट्रलिटी पे लाने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट में भी, सिक्योरिटी में भी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कर सकती हैं। तो फेमिनिस्ट ये बिलीव करती हैं कि वॉर का कॉज क्या होता है, क्योंकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है। फीमेल का आपने पूछा ही नहीं कि क्या होना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मेल का आप करते हो। और मेल तो यही समझते हैं कि अगर हम लड़के आएंगे तो हम तभी मर्द बनेंगे, इसीलिए तो वो लड़ने जाते हैं। जबकि वेमेन मानती हैं पीस में, एम्पावरमेंट में मानती हैं। तो इसी के साथ में हमारा क्लासिकल रियलिज्म खत्म होता है। समझ में आया? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड टॉपिक। अब नेक्स्ट, तो ये हमने कर लिया है। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे जाते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिज्म को मॉडल रियलिज्म या साइंटिफिक रियलिज्म भी बोला जाता है। अब देखो, ये तो है क्लासिकल रियलिस्ट, मॉर्गन दाऊ जो हो गए ये क्लासिकल रियलिस्ट है। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट को हम नियो रियलिस्ट भी बोलते हैं। या तो इसको स्ट्रक्चरल बोलेंगे या इसको बोलेंगे नियो रियलिज्म। दूसरा नाम है इसका नियो रियलिज्म। और आगे देखेंगे इन दोनों का मिक्स करके बनेगा नियो क्लासिकल रियलिज्म, क्योंकि इसमें नियो भी आ गया और क्लासिकल भी आ गया। लेकिन पहले स्ट्रक्चरल को समझ लेते हैं।
हाँ, दैट इज ट्रू अंश। अब आगे देखते हैं। डिफरेंस ये है, देखो, बेसिक अजम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही रियलिज्म यानी बैलेंस ऑफ पावर पे रिलाई करने को बोल रही हैं। बैलेंस ऑफ पावर मेन है अजम्पशन इनकी। यानी हम देखते हैं कि मॉर्गन दाऊ भी सेम बात बोल रहे हैं, और बाकी जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट हैं, केनेथ वॉल्ट्स हो गए, मियर शिमर हो गए, ये भी सेम बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आ जाता है इनका मेथडोलॉजी में। मेथड दूसरा अप्लाई करके ये बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए। मेथड की बात आ जाती है यहाँ पे। जैसे मॉर्गन दाऊ क्या क्लेम करते हैं कि उनकी थ्योरी साइंटिफिक है, लेकिन केनेथ वॉल्ट्स का कहना है इनकी थ्योरी साइंटिफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि केनेथ वॉल्ट बोलते हैं देखो, एक साइंटिफिक थ्योरी आपने बेस की ह्यूमन नेचर पे। साइंटिफिक थ्योरी मतलब कि फाइनलिटी होती है। ह्यूमन नेचर तो अनप्रडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं, एक काम करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए किसी एक सिचुएशन में, एक सेम इंसान सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर वे में नहीं रिएक्ट करता है, ऐसे बिहेव कर ही नहीं सकता, उसका डिसीजन कुछ ना कुछ चेंज रहेगा ही रहेगा। ह्यूमन नेचर में एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसीलिए आप ह्यूमन नेचर के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि मतलब मेथडोलॉजी, मतलब आपकी जो गलत है, आपकी मेथडोलॉजी गलत है ये बताने की। तो ये ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ह्यूमन नेचर, फाइनलिटी नहीं होती ह्यूमन नेचर में। ह्यूमन आज कुछ बोल रहा है, कल को कुछ और बोल देगा, अपनी बात पे अड़े नहीं रहते, चेंज भी तो हो सकते हैं, पलट भी तो सकते हैं। इसीलिए ये साइंटिफिक नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसीलिए केनेथ वॉल्ट्स अपना खुद का एक मेथड देते हैं। तो यानी हम देखते हैं कि जब मॉर्गन दाऊ ने बात की थी, तो मॉर्गन दाऊ का कहना था कि एक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक्टर जो स्टेट को रन कर रहा है, अगर एक्टर पावर सीकिंग है तो स्टेट भी पावर सीकिंग है। पीएस मीन्स पावर सीकिंग। अगर एक्टर पावर सीकिंग है तो स्टेट भी पावर सीकिंग रहेगा, ये मॉर्गन दाऊ का कहना था। लेकिन एक्टर मतलब ह्यूमन नेचर, तो इसी को क्रिटिसाइज करके इस एक्टर की जगह पे बस केनेथ वॉल्ट स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर यानी मॉर्गन दाऊ ने दिया है एक्टर लेवल एनालिसिस, इसके बेसिस पे रियलिज्म एस्टैब्लिश किया। लेकिन हमारे जो केनेथ वॉल्ट्स हैं वो स्ट्रक्चरल लेवल एनालिसिस देते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर मतलब ये बोलते हैं, अपने वाले को साइंटिफिक बोलता है हर कोई, ठीक है। तो इनका कहना था कि देखो, देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन कि आज के टाइम पे रियलिज्म साइंटिफिक है कि नहीं। इसमें केनेथ वॉल्ट्स का ये मानना है कि जो ह्यूमन नेचर के बजाय हमें स्ट्रक्चर जो होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर पे, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बोलते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दोनों का मानना है, चाहे वो केनेथ वॉल्ट्स हो, चाहे आगे हम मियर शिमर देखेंगे जो कि ऑफेंसिव रियलिज्म का पार्ट है, दोनों मानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। स्ट्रक्चर होता है एनार्की। एनार्की यानी क्योंकि एनार्की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इस वजह से देशों को बैलेंस ऑफ पावर में जाना चाहिए। एनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये मतलब है एनार्की का। आया समझ? यूएनओ की अगर आप बात कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो, लेकिन क्या वो अच्छे से काम कर रही है ये बताइए। कितने सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे यूएनओ कुछ नहीं कर पाया।
रशिया ने जब क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया, यूएनओ कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ सैंक्शन ही तो लगे। आज भी रशिया के पास क्रीमिया है। क्या किसी देश ने एक्शन लिया रशिया के अगेंस्ट में? नहीं लिया। लिया होता तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती। एक्शन तो नहीं लिया। यही रीजन है कि अभी भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एट ऑल टाइम्स कभी भी चले जाओ, इनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो मेन वो रहता है वो होता है एनार्की स्ट्रक्चर। मतलब ये एनार्की पे बेस्ड होती है ना। सो सेम चीज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है सब कुछ। क्यों? केनेथ वॉल्ट्ज जो हैं इनको बोलते हैं ये डिटेंटी रियलिस्ट है। डिटेंटी एक ऐसा पीरियड होता है, इसको बोलते हैं डिटेंटी। डिटेंटी एक ऐसा पीरियड होता है जो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस से एक टाइम पीरियड आया था, ठीक है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिफरेंसेस तो थे, लेकिन टेंशन थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। एक टाइम था बहुत टेंशन्स थी, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सबको पता है। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सॉल्व हुआ तो उसके बाद में एक ऐसा पीरियड आया कोल्ड वॉर में जब इनके बीच में आपस में टेंशन थोड़ी रिलैक्स हो गई। तो ये डिटेंटी उस टाइम के बिलोंग करते हैं केनेथ वॉल्ट्ज। इसीलिए इनका कहना है केनेथ वॉल्ट्ज का कि क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, एनार्की है, मतलब कोई ऐसी सही मायने में ढंग की कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर पे तो देखो रिलाई करना ही पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर पे, ठीक है। और इसीलिए ये इसी के बेसिस पे बोलते हैं कि रियलिज्म इज अ टाइमलेस विजडम। यानी रियलिज्म आप किसी भी टाइम पीरियड में लगाओगे, हर चीज में अप्लाई होगा, हर जगह पे अप्लाई होगा। इट्स अ टाइमलेस विजडम। आज लगाओ, पहले लगाओ, 1000 साल पहले, 1000 साल बाद लगाओगे, हमेशा एज इट इज रहेगा। तो ये सभी चीजें केनेथ वॉल्ट्ज ने अपनी बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें लिखा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें बोला था इन्होंने। तो कुछ प्रोमिनेंट आइडियाज यही हैं इनके कि मॉर्गन दाउ को क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने एक्टर लेवल एनालिसिस दिया था, या यूनिट लेवल भी बोल सकते हो इसको, यूनिट लेवल एनालिसिस। इनको क्रिटिसाइज करके बोला कि ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर लेवल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्टर तो देखो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कोई डिसीजन ले सकता है, कल को पलट भी सकता है, हम थोड़ी ना उसके ऊपर बेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ये कहना था। स्ट्रक्चर है एनार्की, एनार्की का मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट में एब्सेंस है। तो इसको समझने के लिए केनेथ वॉल्ट ने कंपेयर किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ में। समझते हैं कि क्यों ऐसा स्ट्रक्चर है, एनार्की क्यों है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ध्यान दो। लेट अस टॉक अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे इंडिया में या किसी और कंट्री में भी देखोगे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। क्यों? क्यों स्टेबिलिटी रहती है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, कॉमन गवर्नमेंट होती है, कॉमन अथॉरिटी होती है। जैसे इंडिया में भारत सरकार है, रेगुलेट करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ये, दैट्स व्हाई। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो हायरार्की है, इनफैक्ट एनार्की नहीं है, यहाँ है हायरार्की। हायरार्की कैसी है? लोकल लेवल पे जहां आप रहते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, इनके बाहर आपको स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, उसके बाहर आपको नेशनल गवर्नमेंट उसके ऊपर भी गवर्न करती है। सिर्फ सरकार नहीं, दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। दूसरे एलिमेंट्स कौन से हैं? पुलिस, लोकल पुलिस, स्टेट की पुलिस, नेशनल पुलिस, सीबीआई, ये सभी आपको मॉनिटर करने के लिए, टू मेक श्योर
कि आप एनार्की ना करो, मतलब कोई ऐसा एक्शन मत लो जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे। ये रीजन है कि हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होके रखता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है कॉमन जिसके पास पूरी ऐसे पावर हो, जिसकी वजह से एनार्की रहती है। यही रीजन है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है। ठीक है। और स्टेट्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए स्टेट को आर्म्स ही अपने खुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मान लो, ठीक है, क्या आप अपने हथियार वगैरह रखते हो अपने पास में? कम लोग, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए थोड़े बहुत पॉलिटिशियंस वगैरह रखते होंगे, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोग शौकिया तौर पे रखते हैं, कुछ लोग हंटिंग के लिए रखते हैं, लेकिन इसलिए क्यों आपको अपने परिवार की जान बचानी है और ये वो। जहाँ गुंडा राज है वो सब है, वो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी रहती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस के पास गन्स दी जाती है, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के पास छोड़ी जाती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही नहीं है ना। नॉर्मली तो नहीं रखते, उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। अनलाइक जो यूएसए में हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है खैर, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। वहां पर लोग रखते भी होंगे, लेकिन वो अपनी सेल्फ उसके लिए करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको नेशनल इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से ये सब करना पड़े, नहीं होता। सो केनेथ हॉल्ट्स का इसीलिए ये मानना है कि हमारे यहाँ पे 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती हैं डोमेस्टिक स्फीयर में। जुडिशरी होती है, और आपकी लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है कि भाई लॉ अगर कोई बनाया जा रहा है, मान लो यूनाइटेड नेशन ने मिल करके, जनरल असेंबली ने एक लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। जैसे डोमेस्टिक में होता है वैसा नहीं है। और अगर इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बावजूद किसी ने कुछ गलत किया, तो उसको पनिशमेंट कौन देगा? जुडिशरी। इसके पास भी बाइंडिंग पावर नहीं है। ये दिक्कत है। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है, तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बट टू रिलाई ऑन बैलेंस ऑफ पावर। ये कहना था केनेथ वॉल्ट्स का। इसीलिए केनेथ वॉल्ट्स ये बोलते हैं कि हर एक स्टेट जो होता है अपनी कैपेबिलिटीज की टर्म्स में डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे इनका मानना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी स्टेट्स होते हैं फंक्शंस में डिफरेंट नहीं होते, सभी स्टेट एक ही तरीके का फंक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है। मतलब एक ही चीज परफॉर्म करते हैं। सारे स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, लोगों की अपनी प्रोटेक्शन रखेंगे, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। सारे नेशंस यही तो करते हैं, अलग कुछ नहीं है। अलग है कैपेबिलिटीज। कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ देश ज्यादा कैपेबल हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, जैसे यूएसए, चाइना, ऐसे कंट्रीज। कुछ देश हैं जो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, जैसे मालदीव्स, श्रीलंका जैसे देश, अफ्रीका जैसे देश, मिडल ईस्ट के कुछ ऐसे देश हैं जो गरीबी इतनी है, रिसोर्सेज है नहीं, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो डिफरेंस आ जाता है स्टेट्स के बीच में कैपेबिलिटीज का। कैपेबिलिटीज मतलब पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एनार्की। ऐसे सिचुएशन में जब एनार्की है, तो एक्टर के पास, जो एक्टर को हमने सोचा कि एक्टर सारे डिसीजन लेता है, एक्टर के मुताबिक होता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिक्स में एनार्की है, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता, तो एक्टर कोई भी पॉलिसी बना ले, आपको लगता है एक्टर अपने मुताबिक पॉलिसी बनाएगा? नहीं। एक्टर एनार्की को देख करके पॉलिसी बनाता है, यानी स्ट्रक्चर को देख के पॉलिसी बनाता है। यानी अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट, स्ट्रक्चर सेंटर पे होता है, एक्टर सेंटर पे नहीं होता। जैसे इंडिया में हम हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमारे
अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हो जाएं, जिससे कि हमें अलाउ करे पाकिस्तान कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डायरेक्ट रूट के साथ में कनेक्ट कर पाए, और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में हमको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। चाहते तो ये हम हैं, तो मोदी चाहे तो ये पॉलिसी स्टार्ट भी कर सकते हैं, कर भी दी मान लो स्टार्ट, जैसे नेहरू ने 1960 में किया था, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, ये सोच के कि पाकिस्तान तो अपना ही है, कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आना है, कल को मर्जी हो जाएगा, तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर दी सोच करके। ये भी रीजन था कि 20% इंडिया के पास में है इसका पानी, और 80% पाकिस्तान के पास में है पानी, और जो कि काफी सही भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है रिलाय करता है, अभी भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है खड्डे में गई हुई है, कल को पाकिस्तान फेल हो सकता है इसी चक्कर में। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो कितना वल्नरेबल हो जाती है कोई देश, तो हो सकता है आगे जा करके इंडिया के साथ में ही आए, ठीक है, इन फ्यूचर विल सी दैट। तो यही चीज हमको देखने को मिलती है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? बस 2 मिनट और दीजिए, उसके बाद फिनिश हो जाएगा हमारा। हम ये ट्रीटी तोड़ नहीं सकते क्या? हम तो रिवाइज कर सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते? रिवाइज कर सकते हैं हम इसको, बोल सकते हैं रिविजन के लिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम पे कोई बाइंडिंग थोड़ी ना है कि सैंक्शन लग जाएंगे। कौन सैंक्शन लगाएगा हम पे? कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। वैसे भी ये जो डील है, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, यूनाइटेड नेशन ने तो करवाई नहीं, जो हम सोचें कि सैंक्शन लगेंगे ही नहीं। अब इसकी एजेंसी हो सकती है वर्ल्ड बैंक, बट कोई कुछ नहीं करेगा। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को किया, क्या हो रहा है ना। तो कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। तो यानी केनेथ वॉल्ट का कहना था कि एक्टर पे डिपेंड नहीं करता। इंदिरा गांधी अलग टाइप की पॉलिसी फॉलो कर सकती है, नेहरू अपने टाइप की पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि नेहरू बनाए या इंदिरा गांधी बनाए, पर्सनालिटी मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसे चल रही है, एनार्की है, क्या सिचुएशंस है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। कैपेबिलिटीज पे ध्यान देते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ आपको थोड़ा सा, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में। वो ये है कि इनका कहना है, किसका? केनेथ वॉल्ट्स का। केनेथ वॉल्ट्स का कहना है कि एक देश को अपनी पावर इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतनी लिमिट तक जितनी लिमिट तक आप अपने आप को डिफेंड कर सको, सिर्फ इतनी। इसीलिए डिफेंसिव रियलिज्म है, ठीक है। अंडरस्टूड? और मियर शिमर कहते हैं कि अपनी पावर को इंक्रीज करते रहो अनलिमिटेड वे में, मतलब ये मत सोचो कि बस इतनी काफी है, करते रहो करते रहो। ऑफेंसिव ये होता है। आया समझ? अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो इन्होंने बोला कि सिर्फ उतनी पावर इंक्रीज करो लिमिट में जो आप जिस पावर के साथ में अपने आप को डिफेंड कर सको। ऑफेंसिव में होता है अनलिमिटेड करो, चाहे इतने में डिफेंड कर सकते हो, पर करते रहो, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये बात है बस। इसी को आगे कवर करेंगे। नियो क्लासिकल वाले बोलते हैं कि देखो, एक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है और स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इनका मानना है जो दूसरी कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया जैसी जो कंट्रीज हो गई, यहाँ पर अलग टाइप का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लॉ होने चाहिए। यहाँ पर क्यों? क्योंकि बाकी दूसरी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिक्योरिटी डायलेमा, लेकिन इंडिया जैसी जो छोटी कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ प्रेजेंट होता है इनसिक्योरिटी डायलेमा। तो अभी ये कल पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी डायलेमा और इनसिक्योरिटी डायलेमा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ, ठीक है। आई एम श्योर आज 3 घंटे 3 क्लासेस ली हैं, थोड़ा रेस्ट कीजिए। बाय बाय।